क्या स्पाइस सैटेलाइट्स हमारे घर के अंदर भी देख सकती हैं? और निकोला टेस्ला के द्वारा बनाई गई एक ऐसी डिवाइस जो लिटरली भूतों की आवाज सुन सकती थी। साथ ही साथ क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर कैसे आगे आने वाले समय में हम इंसानों को जरा सी भी ठंड आखिर क्यों नहीं लगेगी? तो हाय गाइस, मैं हूं आकाश और आज की वीडियो होने वाली है काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। गाइस देखो, बचपन से ही हमें पढ़ाया जाता है एंड इवन सोशल मीडिया पर भी हमें पढ़ने को मिलता है कि अगर कोई भी इंसान काफी ज्यादा खुश रहता है या फिर स्माइल करता रहता है ना, तो सबकॉन्शियसली हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है? मतलब कोई तो कारण होगा ना यार। तो देखो गाइस, सीन कुछ ऐसा है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, ये हमें चीजें बताता तो है लेकिन वो नॉलेज जरा कभी कभार आधी भी होती है। और इसलिए भी आप सभी को ये तो पता होगा कि हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं, लेकिन आप मुझे खुद ही बताओ कि हमें से कितने ही ऐसे लोग हैं जिनको ये पता है कि हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स के साथ साथ मिरर न्यूरॉन्स भी होते हैं। अब आखिर ये मिरर न्यूरॉन्स क्या होते हैं और कैसे ये हमें दूसरे इंसान की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, चलो पूरी ही साइंस जानते हैं। असल में दोस्तों, जब भी हम हंसते हैं, रोते हैं या फिर किसी भी इमोशन को फील करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स उसी हिसाब से अलग अलग पैटर्न बनाते हैं। अब देखो, ये जो मिरर न्यूरॉन्स होते हैं, इनका प्राइमरी काम क्या होता है कि जैसे हम किसी दूसरे इंसान से इंटरेक्शन कर रहे हैं और मान लो वो इंसान हंस रहा है, तो हमारे दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स भी सामने वाले इंसान के न्यूरॉन्स की कॉपी करना शुरू कर देंगे। अब देखो, सामने वाला इंसान क्या है, हंस रहा है, तो उसके दिमाग के जो न्यूरॉन्स उस पैटर्न में बन रहे हैं जो कि हमें खुशी या फिर रिलैक्सेशन को फील कराता है। तो अब हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स क्या करेंगे कि वो भी अपने अंदर उसी पैटर्न को कॉपी करने की कोशिश करेंगे एंड एज अ रिजल्ट हमें भी ये लगेगा कि भाई हमें भी थोड़ा सा रिलैक्स और खुश रहना चाहिए। अब देखो गाइस, जब हमारे साथ ऐसा होता है ना, तो हमारे दिमाग में हैप्पी हार्मोन्स के साथ साथ ऑक्सीटोसिन भी रिलीज होता है। अब देखो, ऑक्सीटोसिन रिलीज होने का कारण क्या था? सामने वाले की स्माइल नहीं, बल्कि सामने वाले का दिमाग। तो अब क्या होगा कि हमारा जो दिमाग होगा ना, वो सबकॉन्शियसली सामने वाले इंसान के दिमाग की तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि हमारे दिमाग को ये लगेगा कि भाई अगर मैं इस दिमाग की प्रेजेंस में रहूंगा ना, तो मैं भी काफी ज्यादा खुश और रिलैक्स रहूंगा। तो देखो, मोरल ऑफ द स्टोरी इस गाइस के सामने वाले का फेस, स्माइल या फिर वो कितना ज्यादा हंस रहा है ना, देखो टेक्निकली ये ज्यादा मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि हमारे दिमाग के मिरर न्यूरॉन्स कितनी जल्दी उसकी इमोशन को पकड़कर अपनी कॉपी, मतलब अपने दिमाग में उस चीज की कॉपी कर लेते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन ये सच है। गाइस, मुझे सच सच बताना, क्या कभी आपने ये नहीं सोचा है कि भाई देखो, आज हमारी मेडिकल साइंस है ना, वो काफी ज्यादा एडवांस हो चुकी है। मतलब अब तो हम कुछ कुछ सेक्टर्स में सीधा नेचर को ही चैलेंज कर रहे हैं। तो क्या इस कंडीशन में भाई, जब इतनी ज्यादा एडवांस है हमारी मेडिकल साइंस, तो वो इस तरीके के कोई एक टेस्ट या मशीन को डेवलप क्यों नहीं कर पाती भाई, जिसकी वजह से हमें बेहद ही आसानी से पता चल जाए कि ये वाला इंसान या हम खुद भी एग्जैक्टली कितने लंबे सालों तक जीने वाले हैं? या यूं को गाइस, ऐसा टेस्ट और मशीन तो अवेलेबल है, लेकिन बस आम लोगों तक उसे आने नहीं दिया जाता। तो देखो गाइस, कौन सा इंसान कितने सालों तक जिएगा, साइंटिफिकली ये पता करना ना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्यों? चलो पहले वो प्रूफ करता हूं। देखो गाइस, नॉर्मली हमारी जो बॉडी होती है ना, ये लगभग 137 ट्रिलियन सेल्स से मिलकर बनती है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इन 137 ट्रिलियन सेल्स में से 37 ट्रिलियन सेल्स तो हमारी इंसानी बॉडी के होते हैं, जबकि बचे हुए जो 100 ट्रिलियन सेल्स होते हैं ना, ये बैक्टीरियल सेल्स होते हैं। यानी कि उन बैक्टीरिया के सेल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को एज अ इस्तेमाल करके हमारे शरीर के अंदर ही रहते हैं। और देखो, यहां पर डरना बिल्कुल भी मत, क्योंकि ये चीज बिल्कुल ही नेचुरल होती है। अब यहां पर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि ये जो 100 ट्रिलियन बैक्टीरियल सेल्स होते हैं ना, इनमें भी दो तरीके के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। पहला गुड बैक्टीरिया और दूसरा बैड बैक्टीरिया। अब अगर किसी भी इंसान के शरीर में गुड बैक्टीरिया की क्वांटिटी ज्यादा है, तो भैया बिल्कुल सिंपल सी बात है कि वो इंसान ज्यादा हेल्दी रहेगा, उसका इम्यून सिस्टम भी ज्यादा अच्छा रहेगा और वो लंबे समय तक जिएगा। जबकि बात अगर उस इंसान की करो जिसकी बॉडी में बैड बैक्टीरिया की क्वांटिटी ज्यादा है, तो सिंपल लैंग्वेज में देखो, अभी भले ही वो बीमार फील ना कर रहा हो, लेकिन आगे आने वाले समय में 100% उसका देहांत किसी ना किसी बीमारी से जरूर होगा। और देखो गाइस, इसका ना ऑन ग्राउंड प्रूफ हमें जापान में भी देखने को मिलता है। जापान में क्या है, मीशो नाम का सूप काफी ज्यादा फेमस है। अभी मीशो सूप क्या है भाई? बेसिकली ये एक फर्मेंटेड सूप है, जिसके अंदर आर्टिफिशियल तरीके से ना ये लोग बदबू को पैदा करके गुड बैक्टीरिया को डेवलप करते हैं। अब देखो, इसका क्या रिजल्ट होता है, आप खुद ऑनलाइन सर्च कर लीजिए कि जापानीज लोगों का जो लाइफ स्पैन होता है ना, वो दुनिया में काफी ज्यादा लंबा है। अब देखो, बात अगर मैं दूसरी कंट्रीज की करूं, यानी कि बात अगर मैं हमारे यहाँ की भी करूं, तो दही हो गया या बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि आर्टिफिशियल गुड बैक्टीरियाज को डेवलप करते हैं। और अगर इन सारी चीजों को साइड में भी पटक दो यार, तब भी कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स या फिर टैबलेट्स मौजूद हैं जो बेहद ही आसानी से किसी भी इंसान के अंदर गुड बैक्टीरियाज को बढ़ा सकते हैं। और अगर किसी भी इंसान की बॉडी के अंदर वैसे गुड बैक्टीरिया बढ़ गए ना, तो ये चीज आप खुद का लिखवा, मतलब मुझसे लिखवा कर ले लो। और मेडिकल साइंस भी इस चीज को प्रूव करता है कि भाई साहब, उस इंसान के बीमार होने के चांसेस या फिर उसके जल्दी देहांत होने के चांसेस ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाते हैं। तो अब यहां पर आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर भाई ये चीज इतनी ही ज्यादा सिंपल है, तो इसका कोई भी टेस्ट या मशीन मार्केट में अवेलेबल क्यों नहीं है?
तो भाई मुझे आप खुद बताओ कि अगर इस तरीके की मशीन या टेस्ट मार्केट में आ गए तो आप कितने बड़े स्केल पर बेफिजूल की मेडिसिन को कंज्यूम करेंगे? भाई साहब ना के बराबर। और अगर आप मेडिसिन खाएंगे ही नहीं तो ये बिलियन और ट्रिलियन डॉलर्स की जो इंडस्ट्री खड़ी हुई है ना, ये भाई साहब घुटनों पर आ जाएगी। और यही देखो एक सबसे बड़ा रीजन भी है जिसके चलते हुए कोई आपको ये नहीं बताता है कि अगर आपने अपनी बॉडी में गुड बैक्टीरिया की क्वांटिटी को बढ़ा लिया तो भाई साहब पूरी जिंदगी आपको एक सिंगल टैबलेट खाने की भी जरूरत नहीं है। गाइस, क्या आपको पता है कि हमारे जो निकोला टेस्ला थे ना, इन्होंने एक बार एक ऐसी डिवाइस को भी बनाकर तैयार किया था जो कि अपने आसपास की घोस्टली एनर्जी, यानी कि अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो हमारे आसपास जो भी भूत या प्रेत मौजूद होते हैं ना, उनकी आवाज तक को भी रिकॉर्ड कर सकती थी। अब शायद ये सुनने के बाद आपके चेहरे पर हंसी आ गई होगी, तो देखो ऐसी हंसी ना उस समय के बड़े बड़े रिसर्चर्स के चेहरे पर भी आई थी। बट देखो बात अगर इस मशीन की करूं ना, तो यस, साइंटिफिकली ये भूतों की आवाज को रिकॉर्ड कर सकती थी। कैसे? चलो वो प्रूफ करता हूं। तो देखो गाइस, आपने ना आज की डेट में भी बहुत से पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर को लेकर भूत और प्रेत की प्रेजेंस का पता लगाते हुए तो जरूर देखा होगा। देखो बेसिकली माना यह जाता है कि जहां पर भी इन तरीके की एनर्जीज मौजूद होती है ना, वहां की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब होकर चेंज होने लगती है। और ठीक इसी प्रिंसिपल को बेस बनाकर टेस्ला ने स्पेक्ट्रोग्राम नाम की एक ऐसी डिवाइस को भी बनाया था जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स और रेडियो वेव्स में होने वाले 0.001% चेंज को भी डिटेक्ट करके उसको ना साउंड वेव में कन्वर्ट कर सकता था। एंड इवन देखो ये जो मशीन थी ना, ये इतनी ज्यादा सेंसिटिव थी कि ये आपके रूम में होने वाली बहुत छोटे छोटे चेंजेस को भी ना साउंड फॉर्म में ला सकती थी, जिसको लिटरली नॉर्मल कानों के द्वारा सुन पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। तो देखो गाइस, अब यहां तक तो आपको इस डिवाइस की वर्किंग की साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन तो मिल गई होगी कि ये डिवाइस एक्चुअली में काम कैसे करती थी। तो शायद अब आपके अंदर भी वो क्यूरियोसिटी तो जरूर जागी होगी कि भाई आखिर फिर इस डिवाइस से किस तरीके की साउंड को रिकॉर्ड किया गया होगा। तो गाइस देखो, टेक्निकली इसके पुख्ता एविडेंस ढूंढने में ना भाई तुम्हारे भाई के पसीने छूट गए थे, बट क्योंकि हर चीज मुझे ऑथेंटिक प्रूफ करनी ही होती है, तो फाइनली तुम्हारे लिए भाई साहब 2 या 3 घंटे लगातार ढूंढकर इस आवाज को मैंने निकाल कर खोद के निकाला लिटरली। तो चलिए सुनते हैं उस आवाज को। लेकिन गाइस देखो, सबसे ज्यादा अफसोस की बात तो ये है कि उस समय ना इस डिवाइस को बाकी के बड़े बड़े रिसर्चर्स ने ना ज्यादा सीरियस नहीं लिया, इसलिए कभी टेस्ला को इसे आगे डेवलप करने के फंड नहीं मिल पाए एंड एज अ रिजल्ट इस टेक्नोलॉजी को ठंडे बस्ते में डालना पड़ा। वैसे अगर तुम्हें अपने भाई की मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो पर अभी एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि भाई साहब आपके सपोर्ट से ही ऐसी चीजें करने का मोटिवेशन मिलता है मुझे। गाइस, अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं शायद वो ज्यादा अच्छा आपको ना लगे, लेकिन देखो अगर मैं सीट के ऊपर बैठा हुआ हूं तो मेरी ये रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि भाई आपको चीजें सही लगे या ना लगे, लेकिन मैं सच आपके सामने लेकर आऊं। और उसी की तर्ज पर गाइस अभी मैं बात करने वाला हूं छोटी छोटी वीडियोस यानी कि शॉर्ट्स और रील्स की। तो देखो गाइस, हम सभी को पता है कि ये जो शॉर्ट्स और रील्स होती है ना, ये काफी ज्यादा एडिक्टिव होती है, क्योंकि हमारे दिमाग में ना ये टाइम टू टाइम डोपामीन के शॉर्ट्स को रिलीज करती रहती हैं। लेकिन एक चीज जो शायद आपको नहीं पता होगी, या यूं कहूं कि आप तक कभी पहुंचने ही नहीं दी गई होगी, वो ये है दोस्तों कि इस टाइम पीरियड के दौरान ना हमारा दिमाग एक तरीके से हमारी बॉडी को गुलाम भी बना लेता है। अब आखिर ये सब कुछ कैसे होता है, जरा इस एनिमेशन को देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो देखो गाइस, इस वीडियो में क्लियरली आपको ये मैकेनिज्म दिख रहा होगा, जिसे देखकर आप ये समझ सकते हो कि जब भी आप शॉर्ट या फिर रील्स को देखते हो ना, तो हमारे दिमाग के साथ क्या होता है। लेकिन अगर आप इस एनिमेशन को और ज्यादा गौर से देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि जैसे ही हमारे दिमाग में डोपामीन के शॉट्स खत्म होते हैं ना, हमारा दिमाग तुरंत ही हमारे हाथ को एक सिग्नल देता है और हमारा हाथ स्क्रीन पर स्वाइप अप कर देता है। अब देखो गाइस, इस चीज को ना अभी एकदम साइड में पटक दो और आप मुझे खुद से बताओ कि जब भी हम शॉर्ट्स और रील देखने बैठते हैं तब कितनी ही बार कॉन्शियस होकर आप स्क्रीन के ऊपर ऐसे स्वाइप अप करते हो? भाई 2 या 3 बार, उसके बाद भाई 500 बार या 600 बार सबकॉन्शियसली बस ऐसे हम स्वाइप अप करते हुए चले जाते हैं। पर क्या कभी हमने ये सोचा है कि भाई इस समय हमारे साथ एक्चुअली में होता ही क्या है? तो भाई साहब जो होता है ना, वो कुछ ऐसा होता है कि एक टाइम के बाद हमारे दिमाग को ये समझ में आ जाता है कि भाई अगर मुझे इस इंसान से ज्यादा डोपामीन को रिलीज करना है ना, तो मुझे इसकी बॉडी को थोड़ा सा हिप्नोसिस करना होगा। और देखो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए ना हमारा दिमाग हर बार हमारी बॉडी को एक टाइम के बाद है ना सेमी हिप्नोसिस करने लगता है, और उसी के दौरान ही सबकॉन्शियसली हमारी जो फिंगर है बस ऐसी स्वाइप अप करती हुई चली जाती है। अब ये जानने के बाद आप में से बहुत से लोग बोलोगे कि चलो ठीक है भाई, हमारे दिमाग ने हमारी बॉडी को थोड़ा सा हिप्नोसिस कर भी लिया, हिप्नोटाइज कर लिया, तो क्या ही जाता है।
तो भाई साहब क्या जाता है वो भी बता देता हूं। तो देखो ऐसा होता है कि अगर आपको अपने ब्रेन के मैकेनिज्म के बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज होगी तो आपको ये पता होगा कि हमारा जो ये दिमाग है ना भाई, ये इस तरीके का ऑर्गन है कि ये अपने पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से ना आपकी लाइफ और आपकी बॉडी को किसी भी डायरेक्शन में ले जा सकता है। और इसलिए भी देखो गाइस, साइंटिफिकली भी ये बात पूरे तरीके से प्रूफ है, और मैं लिखकर भी आपको दे सकता हूं कि जो भी इंसान बहुत बड़े स्केल में शॉर्ट्स या फिर रील्स को देखता होगा ना, उसकी डिसीजन मेकिंग पावर या फिर सेल्फ डिसिप्लिन जो होगा ना, वो काफी ज्यादा वीक होगा। अब ऐसा क्यों होता है, चलो वो भी समझ लो। तो देखो गाइस, इस केस में क्या होता है कि जब इन तरीके के लोग कोई भी बड़ा डिसीजन लेते हैं ना, और उनके दिमाग को ये लगने लगता है कि भाई इस डिसीजन को अचीव करने के लिए मुझे मेरे कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा, तो उनका दिमाग दोबारा से ही पास्ट एक्सपीरियंस को उठाता है और उनकी बॉडी को सेमी हिप्नोसिस करता है, और सबकॉन्शियसली धीरे धीरे वो उनको इस बात के लिए ना मना लेता है कि भाई ये करने की कोई खास जरूरत नहीं है, हम हमारी लाइफ में ऐसे ही खुश हैं। और देखो, अगर अभी भी आपको मेरी बात ऐसी हवा में फेंकी हुई लग रही हो ना, तो भाई इस चीज को मैं दावे से लिखकर दे सकता हूं कि जितनी भी एप्स हैं या फिर इनके जो डेवलपर है ना, आप सिंगल एक डेवलपर से भी खुद मतलब उठा के देख लेना, उसके इंटरव्यू को पढ़ लेना, आप मुझे खुद बता लेना, वो अपने बच्चों को ना कभी भी 50 सेकंड या 60 सेकंड वाला जो ये छोटा कंटेंट होता है ना, इसे कभी भी ज्यादा कंज्यूम करने नहीं देते हैं। और आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है भाई, खुद से रिसर्च कर लो, खुद आपको ये आर्टिकल मिल जाएंगे कि इन तरीके के लोग खुद इन तरीके की जो वीडियोस होती है ना, उससे दूर भागते हैं। पर दिक्कत तो ये है कि आम लोगों से सच कोई बता नहीं सकता, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, अगर सच बता दिया तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनी भाई वो तो सड़कों पर आ जाएंगी ना। इसलिए बस हम लगे हुए हैं ऐसी स्वाइप अप करने में और घंटों घंटों अपने दिमाग की बैंड बजा रहे हैं। गाइस, आई एम डैम श्योर आपने 100% इस चीज को फील तो जरूर किया होगा कि मान के चलो अगर दो बंदे हैं और एक बंदा हमारे बारे में 10 पॉजिटिव बातें बोल रहा है और दूसरा जो बंदा है उसने सिर्फ एक ही नेगेटिव बात बोली होगी ना, तो हमारा दिमाग पॉजिटिव चीजों को इग्नोर करके ना उस नेगेटिव बात पर अटक जाएगा और बार बार सोचेगा कि यार उस बंदे ने मेरे लिए ऐसा क्यों बोला। और देखो ये सबके साथ होता है, कुछ अजीब बात नहीं है। इवन मेडिकल साइंस भी इस चीज को प्रूव करता है कि हमारा जो दिमाग होता है ना, ये नेगेटिविटी की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होता है। बट ऐसा होता क्यों है, मतलब इतना नेगेटिव क्यों है हमारा दिमाग? तो देखो गाइस, इसके पीछे का खुद सबसे बड़ा रीजन हम और हमारा आसपास का एनवायरनमेंट नहीं बल्कि हमारे पूर्वज हैं। असल में देखो, शुरुआती दौर में क्या होता था ना कि लोगों के पास ना ही नॉलेज होती थी और ना ही टेक्नोलॉजी होती थी। अब दोनों ही चीजें अगर नहीं होती थी तो उनको सर्वाइव करने के लिए ना भाई हर चीज को ना चाहते हुए भी नेगेटिव वे में सोचना पड़ता था। देखो एग्जाम्पल के लिए, आज हम मार्केट में जाते हैं, किसी भी खाने वाली आइटम को उठाते हैं और आसानी से खा लेते हैं। हमें यह सोचना नहीं पड़ता है कि हम अगर इस चीज को खाएंगे तो क्या ये पॉइजनस तो नहीं हो सकती, क्योंकि हमें पता है कि भाई इसके पीछे ना बहुत सारे टेस्ट किए गए होंगे और ये चीज जहरीली नहीं हो सकती। बस शुरुआती दौर में ऐसा नहीं था। शुरुआती दौर में हम चीजों को एक्सप्लोर कर रहे थे। उस कंडीशन में हमें अगर कोई फ्रूट खाना होता था तब भी हमें थोड़ा सा नेगेटिव होना पड़ता था कि भाई ये पॉइजनस तो नहीं होगा या इससे कोई एलर्जी तो नहीं हो जाएगी। सेम चीज जानवर और इंसेक्ट के साथ भी होती थी। छोटा सा इंसेक्ट भी भाई आपको काटकर इस दुनिया से टाटा बाय बाय करा सकता था। तो टेक्निकली हमारे पूर्वजों को ना चाहते हुए भी ना उस समय नेगेटिव होना पड़ता था। और देखो गाइस, ये जो नेगेटिविटी थी ना, सही मायने में ये हमारे सर्वाइवल के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी थी, क्योंकि अगर हम हर चीज को शुरुआती दौर से ऐसे इग्नोर करके मस्त खुश रहते ना, तो शायद हम इंसानों का अस्तित्व कई साल पहले खत्म ही हो चुका होता। अब देखो इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे जैसे हमारा दिमाग डेवलप होता चला गया, आज की डेट में भी हमारे अंदर एक्चुअली में डीएनए का वो मेकअप या फिर ट्रेंड पाए जाते हैं जो कि हमें पॉजिटिविटी की तरफ नहीं बल्कि नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाते हैं, जिसे साइंटिफिक लैंग्वेज में नेगेटिविटी बायस कहा जाता है। तो देखो भाई लोगों, सही बात तो यह है कि अगर आपको लाइफ में कुछ भी अचीव करना है ना, तो खुश रहने की आदत डाल लो, क्योंकि भाई देखो खुशी ढूंढने से ही मिलेगी, लेकिन नेगेटिविटी वो तो भाई हमारा दिमाग है ना हर वक्त ढूंढ रहा है। हर इंसान नेगेटिव है, बस पॉजिटिव होने की प्रैक्टिस वो हमें करनी होती है। गाइस, अभी जो मैं बोलने वाला हूं शायद थोड़ा सा आपको अजीब लगे, लेकिन देखो जर्मनी एक ऐसी कंट्री है जिसके ऊपर अगर आप थोड़ी सी भी डीप रिसर्च करोगे ना, तो आपको यह पता चलेगा कि अक्सर जर्मनी के जो लोग हैं ना, वो अक्सर दुनिया को ये बताते हैं कि भाई उनका इंटरेक्शन अक्सर ऐसे लोगों से भी होता है जिनको लिटरली ठंड ही नहीं लगती, मतलब उनकी बॉडी के ऊपर ना ठंड का कोई भी असर होता ही नहीं है। अब देखो जैसे ये चीज मुझे पता चली ना, तो मुझे लगा कि शायद भाई कोई वर्कआउट होता होगा या मेडिटेशन की वजह से उन्होंने अपनी बॉडी को ना एक सुपर ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफॉर्म कर लिया होगा। लेकिन भाई साहब, जब इसके ऊपर मैंने और ज्यादा डीप रिसर्च करी ना, तब मुझे पता चला कि भाई ये कोई मेडिटेशन वगैरह कुछ भी नहीं है, बल्कि ये तो एक बेहद ही सीक्रेट सा मिशन या फिर प्रोजेक्ट है जिसका नाम है एरिथ्रोसाइट। तो देखो गाइस, ये पूरा ही माजरा शुरू होता है साल 2013 से, जब अचानक से जर्मनी के लोगों को यह पता चला कि जो जर्मन साइंटिस्ट है ना, ये अपनी लैब के अंदर बहुत बड़ी क्वांटिटी में बैट्स यानी चमगादड़ों के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। अब देखो क्योंकि ये चीज काफी ज्यादा अजीब थी, तो प्रेशर में आकर जर्मनी के साइंटिस्ट को पूरी दुनिया को यह बताना पड़ा कि भाई देखो घबराने की कोई बात नहीं है, हम तो बस चमगादड़ों की ठंड में रहने की एबिलिटी को जांचने की कोशिश कर रहे हैं। जिसमें देखो हमें यह भी पता चल गया है कि जो चमगादड़ का ब्लड होता है ना, उसमें एरिथ्रोसाइट नाम की जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा ठंड में भी ना काफी ज्यादा सॉफ्ट रहते हैं। हालांकि देखो गाइस, अभी
इस रिसर्च को साइड में रखकर मैं आपको ये बता दूं कि हम जो इंसान होते हैं ना, हमारी बॉडी के अंदर भी इन तरीके के ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब हम काफी ज्यादा ठंड में जाते हैं ना, तो हमारे जो ब्लड सेल्स है वो काफी ज्यादा हार्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से ना वो प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं और एज अ रिजल्ट ज्यादा तेज ठंड में हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, फिर हमारी बॉडी के साथ अलग अलग चीजें होती है, मतलब स्वेलिंग आ जाती है या फिर वो कहते हैं ना कि ऑर्गन काम करना बंद कर देते हैं, वो इसी वजह से होता है। अब देखो गाइस, यहां तक की कहानी तो बिल्कुल ही सिंपल है, लेकिन शायद आपको ये नहीं पता होगा कि भाई साल 2013 में ये बताने के बावजूद भी ना जर्मन रिसर्चर्स ने चुपचाप साल 2020 तक लगातार इस प्रोजेक्ट के ऊपर और ज्यादा काम किया। एंड इंटरेस्टिंगली भाई, एक रिपोर्ट तो ये भी दावा करती है कि इसके बाद क्या हुआ ना कि उन्होंने जेनेटिक इंजीनियरिंग करके बैट के एरोथ्रोसाइट को मॉडिफाई करके ह्यूमन बॉडी में रहने के लिए कैपेबल बना लिया, जिसकी वजह से देखो जिस भी इंसान के अंदर चमगादड़ के इन ब्लड सेल्स को डाला गया ना, वो इंसान बेहद ही आसानी से -100 डिग्री सेल्सियस तक ना मतलब आराम से सरवाइव कर लेगा भाई, उसको ठंड लगेगी ही नहीं। और देखो भाई, शायद वो यही सबसे बड़ा कारण भी है जिसके चलते हुए अक्सर जर्मनी के लोगों को ना बहुत से ऐसे सैनिक या बड़े अधिकारी देखने को मिलते हैं जिनके ऊपर भाई साहब ठंड का ना 1% भी असर नहीं होता। गाइस, लास्ट वीडियो पर हमारे भाई ने मुझसे ये पूछा था कि भाई जो ये स्पाई सैटेलाइट होते हैं, क्या वास्तव में इनके कैमरास इतने ज्यादा हाईटेक होते हैं कि जमीन पर चल रहे इंसान की घड़ी में क्या टाइम हो रहा है इस तक को भी दिखा सकते हैं, या ये सारी चीजें फेक हैं? तो देखो गाइस, अगर एक लाइन में इसका आंसर बोलूं तो भाई साहब ये कैमरास इतने ज्यादा एडवांस होते हैं कि घड़ी के टाइम को तो छोड़ो, आप अपने घर के कमरे में क्या कर रहे हो ना, अगर सैटेलाइट चाहे तो उस तक को भी कैप्चर कर सकती है। अब आखिर ये दीवार के आर पार कैसे देख लेती है और ये सारी चीजें कैसे काम करती हैं, चलिए इसके साइंटिफिक प्रूफ भी देता हूं। तो देखो गाइस, इन तरीके की जो स्पाई सैटेलाइट्स होती है ना, उनमें आजकल SAR टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। SAR बोले तो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। तो देखो बेसिकली ये सिस्टम क्या करता है ना कि ये अपने अंदर से माइक्रोवेव्स को निकालकर अर्थ के सरफेस की तरफ भेजता है। अब ये जो सिग्नल होते हैं ना, इनको पल्सेस की तर्ज पर भेजा जाता है, जिसके बाद ये अर्थ के सरफेस से टकराकर वापस सैटेलाइट की तरफ जाते हैं। अब देखो इससे क्या होता है कि जब ये सिग्नल वापस सैटेलाइट की तरफ जाएंगे ना, तो ये एक तरीके से एक 3D मॉडल को बनाकर तैयार करते हैं कि एग्जैक्टली जो ये बिल्डिंग है इसके अंदर का स्ट्रक्चर क्या है। लेकिन यहां तक भी ना एग्जैक्टली आप घर के अंदर क्या कर रहे हो, इसका प्रॉपर डेटा इन सैटेलाइट्स के पास नहीं पहुंच पाता। और इसलिए भी ना इन सैटेलाइट्स के साथ एक और टेक्नोलॉजी को जोड़ा जाता है, जो है हीट डिटेक्टिंग टेक्नोलॉजी। अब देखो क्या होता है कि जैसे ही माइक्रोवेव्स पल्सेस के रूप में नीचे पहुंचते हैं ना, ठीक उसी से सिंक करते हुए हीट डिटेक्टिंग टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी हेल्प से आप घर में क्या कर रहे हो, कहां पर बैठे हुए हो और मतलब एक्चुअली में आप किस डायरेक्शन में चल रहे हो, ये सभी डेटा की ना एक 3D मॉडल आसानी से इन सैटेलाइट्स के अंदर जो बना होता है, यानी कि AI 3D मॉडल, वो आसानी से डेवलप करके बता देता है। एंड इवन कुछ रिसर्च तो ये भी कहती है कि भाई सिस्टम इतना ज्यादा सटीक होता है कि क्योंकि देखो ये पल्सेस के रूप में डेटा भेजता है ना, तो एक तरीके से ये आपके घर के अंदर क्या चल रहा है उसकी प्रॉपर वीडियो तक का भी मॉडल बनाकर तैयार कर सकता है। तो देखो इस पॉइंट पर ये कह देना कि इन तरीके की जो सैटेलाइट्स होती हैं वो सिर्फ खुले में ही कारगर होती हैं, भाई देखो आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये बोलना काफी हद तक बेवकूफी भरी हुई बात होगी। बट देखो यहां पर एक बात भी पूरे तरीके से क्लियर है कि ये जो सैटेलाइट्स है ना, ये परमानेंटली आप घर में क्या कर रहे हो भाई इसको नहीं देख सकती। क्यों, वो भी बताता हूं। तो देखो गाइस, सीन कुछ ऐसा है कि इस तरीके की जो टेक्नोलॉजी होती है ना, वो टारगेट लॉक करके सिर्फ एक छोटे पर्टिकुलर एरिया या फिर अपार्टमेंट के अंदर की ही ना 3D इमेज या फिर वीडियो को बनाकर तैयार कर सकती है। ऐसा नहीं है कि परमानेंटली पूरे ही कंट्री के या पूरे ही सिटी के हर एक बिल्डिंग के अंदर क्या हो रहा है इन तरीके की सैटेलाइट्स वो कैप्चर कर सकें, क्योंकि ये कर पाना आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि देखो अगर इन तरीके की सैटेलाइट्स को ना किसी एक पब्लिक वाली बिल्डिंग जो होती है, मतलब जैसे हमारे और आपके घर हैं, अगर उनके ऊपर अपने टारगेट को लॉक करना होता है ना, तो उसके लिए भाई प्रॉपर पेपर वर्क किया जाता है, क्योंकि जो प्रिवेसी होती है ना भाई उसको मेंटेन करना हर देश की गवर्नमेंट के लिए कंपलसरी होता है। तो ऐसा नहीं है कि पब्लिक की प्रिवेसी को ब्रीच कर दिया जाए और ऐसी किसी के भी घर में ताक झांक कर ली जाए। होता क्या है कि बहुत से ऐसे ठिकाने होते हैं जहां पर इन लोगों को लगता है कि भाई नहीं, यहां पर हमें जो इंसान चाहिए कई सालों से पीछे पड़े हैं वो हो सकता है, उस केस में जाकर इन तरीके की सैटेलाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आम लोगों के घर के ऊपर ये किया जाएगा तो उसके लिए प्रॉपर पेपर वर्क किया जाता है, जिसमें एजेंसीज को ये बताना होता है कि भाई आखिर वो क्यों चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर घर या अपार्टमेंट की अंदर की 3D जो वो है पूरा ग्राफिक्स या फिर वीडियो उसको क्यों क्रिएट करना है। तो टेक्निकली आप कह सकते हैं कि एजेंसीज चाहें तो देख सकती हैं, लेकिन वो देखना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। आई होप गाइज आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा और आपने ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। मुझसे इंटरेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, या फिर आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों।
जय हिंद।